students, welcome to Soumya's Formal Station. So in this video we are discussing about the cooperative society. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में क्या क्या डिस्टिंक्शंस होते हैं। वो डिस्टिंक्शंस इसलिए करे गए थे स्पेसिफिकली कंपनी से बिकॉज कंपनी भी आपकी एक रजिस्टर्ड बॉडी है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी था। सो डिस्टिंक्शंस आपने देखी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हैं। सो मेरिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरिट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मेरिट क्या होते हैं? मेरिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, प्रोज हो गए, एक ही चीज़ है। फर्स्ट जो मेरिट आपका आता है वो होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी होती है वो बहुत इजीली फॉर्म हो जाती है बिकॉज ओनली 10 एडल्ट्स आर नीडेड। मतलब 10 लोग केवल चाहिए जिनकी एज 18+ होगी एंड वो आके मिलके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मनी एक्सपेंडिचर भी नहीं लगता है, केवल 10 एडल्ट्स आर नीडेड एंड देन वो थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होता है, आसानी से हो जाता है। अब जो सेकेंड मेरिट आता है वो होता है ओपन मेंबरशिप का। ओपन मेंबरशिप का मतलब होता है कि देखो पहली बात, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं इसके जो शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ही लो होती है, बहुत कम प्राइस के शेयर्स होते हैं। सो इवन पुअर पीपल कैन बाय दीज शेयर्स। जो गरीब लोग हैं वो भी आराम से कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीद सकते हैं एंड फिर इसके मेंबर बन जाते हैं। एंड इसके मेंबर बनने के लिए एक और चीज़ है कि इसमें वो लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि आप इस एक पर्टिकुलर कास्ट या क्रीड के हो तो ही आप हमारे मेंबर बन सकते हो। कोई भी आसानी से मेंबरशिप बन सकता है, इसकी मेंबर जा सकता है बनने, बिकॉज वो डिस्टिंक्शन नहीं करते। कोई भी इनका मेंबर बन सकता है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन उसके हो, वो आसानी से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। देन उसके बाद आपका आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये आपने पहले ही इसके फीचर्स में पढ़ा है। लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब है कि जितने प्राइस के इन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे, जितना इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा होगा, केवल उतने ही अमाउंट के वो लायबल होते हैं। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एट दी एंड वुंड अप होगी, बंद होगी एंड जब क्रेडिटर्स उसके आकर अपना सारा जो उन्होंने फंड्स लगाया, जो उन्होंने क्रेडिट दिया है, लोन दिया है, वो वापस लेने आएंगे, देन जो मेंबर्स हैं उनको केवल उतनी ही अमाउंट पे करनी है जितना उन्होंने शेयर्स खरीदी थे। जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स खरीदे थे उतनी अमाउंट उन्हें वापस करनी होगी। तो उन्हें पता है कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड। अगर किसी पर्सन ने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं देन उसे पता है कि केवल 10,000 रुपीज़ मेरे से डिमांड करे जा सकते हैं लायबिलिटीज़ पे बैक करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते बिकॉज उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इनकॉर्पोरेटेड होने की वजह से उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अलग होती है उन मेंबर्स से, तो वो उनसे लिमिटेड ही मांग सकती है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर जाकर नहीं कह सकते कि आप और एक्स्ट्रा मनी हमें दो। ठीक है, सो लिमिटेड लायबिलिटी। अब आपका जो मेरिट आता है वो मेरिट है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये वाला जो आपका मेरिट है ये इसी से रिलेटेड है। कंटिन्यूटी होती है मतलब वो आपकी चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। वो स्टेबल होती है, वो आज ऐसी नहीं कि मतलब डोला रहे कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा तो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपकी होती है उसकी आइडेंटिटी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, आपको अभी भी बताया गया। क्यों ऐसे होता है? बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर होने के बाद उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है उसकी। सो इसलिए वो मेंबर्स से अलग होती है। जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं और ये जो सोसाइटी होती है, ये सोसाइटी दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। मेंबर्स की डेथ होगी या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे या फिर इन मेंबर्स की ल्यूनेसी, इनसे जो है इस सोसाइटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सारे मेंबर्स की भी अगर डेथ हो जाएगी देन ऑल्सो सोसाइटी विल एग्जिस्ट, उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, तो कंटिन्यूटी उसकी बनी रहेगी, आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब आपका आता है मेरिट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये वाला देखिए आपने पहले भी देखा है, डिस्टिंक्शंस में भी ये बताया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। एंड जो फीचर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें बताया कि इसकी मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है 1 मैन 1 वोट।
जैसे हमारी इंडिया डेमोक्रेसी है, एक इंसान का एक ही वोट होता है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि किसी मेंबर ने कितने रुपीज़ के शेयर्स लिए हैं, कितने रुपीज़ के शेयर्स की पेमेंट करी है, कि अगर उसने ज़्यादा पेमेंट करी है तो उसका वोट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, हर इंसान का केवल एक वोट होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं। सो इनकी ये जो आपकी मेरिट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज़ फॉलोड, ठीक है। एंड एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स कैन नॉट डोमिनेट अदर्स। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ज़्यादा शेयर्स खरीदे देन वो ग्रुप, एक जैसी मोनोपोली होती है, वो मोनोपोली बनकर बाकियों को कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हर इंसान का एक वोट होता है एंड दे आर ऑल ट्रीटेड एज इक्वल। ये नहीं देखा जाता कि किसने कितने फंड्स दिए हैं। जैसे कि एक कंपनी होता है, कंपनी में आप देखोगे उसमें वोटिंग में अलग चीज़ होती है। आपने देखा कंपनी डिस्टिंक्शन में प्रॉक्सीज भी उसमें लोग होल्ड करते हैं, एंड कितने वोट एक इंसान दे सकता है वो डिपेंड कर रहा है कि उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है, कितने शेयर्स लिए। सो ये चीज़ आपकी कोऑपरेटिव में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है। वोट इसलिए बिकॉज मैनेजमेंट में ही वोटिंग का काम आता है। अगर मैनेजमेंट जो है उसको कोई डिसीजन लेना है देन उस डिसीजन लेने में अग्रीमेंट होती है, कुछ वोट हाँ के लिए करते हैं, कुछ नहीं के लिए करते हैं। अब अगर मोनोपोली हो जाएगी किसी की तो उसके वोट्स चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आपका आता है फीचर इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग, ये दो वर्ड्स हैं। फाइनेंसिंग का मतलब अब यही है, फाइनेंस मतलब फंड्स, मनी, एंड इंटरनल आपका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने ही अंदर, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड्स एक्यूमुलेट कर रही है। कैसे एक्यूमुलेट कर रही है ये आपको बताया जाएगा। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रॉफिट्स होते हैं देन उनको सबसे पहले उसका एक पोर्शन जनरल रिजर्व में चला जाता है। जनरल रिजर्व में सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स कह लो या मेन उसको सरप्लस बोलो, उसके सरप्लस का एक पोर्शन जनरल रिजर्व में चला जाता है। एंड उसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स ने शेयर्स परचेज करे होते हैं तभी वो मेंबर्स बने होते हैं, ठीक है। उन्होंने शेयर्स परचेज करे होते हैं इसलिए वो मेंबर्स बने होते हैं। तो इन मेंबर्स को क्या पे करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को? कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको पे करेगी डिविडेंड, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या एक चीज़ रूल आपका है कि डिविडेंड वो केवल 10% तक ही दे सकेंगे, इससे ज़्यादा वो इन मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। तो इन्हें जो डिविडेंड देना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर्स को वो भी कम है, केवल 10% देना है। और उनका जो प्रॉफिट्स है उसका मेन पार्ट जो है जनरल रिजर्व में चला जाता है। तो इस हिसाब से वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने फाइनेंसेस इकट्ठा करते हैं। प्रॉफिट्स को जनरल रिजर्व में डाल के वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं प्रॉफिट्स को। एंड यहाँ पे जो टर्म आपका यूज़ हुआ है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, क्या टर्म यूज़ हुआ है? टर्म यूज़ हुआ है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो इनके प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो बैक कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो इंटरनल फाइनेंसिंग कर रहे हैं। एंड ये फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की वजह से क्या होगा, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इंटरनल फाइनेंसिंग भी एक मेरिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब आपका आता है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। ऐसा क्यों बोला गया है? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, सबसे पहले तो लो चीज़ को हटाओ, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी मैनेजमेंट, उसकी कंट्रोल, उसको कैसे चलाना है वो वाला फंक्शन ऑपरेटिंग आपका हो गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑपरेशंस कैसे हैंडल करने हैं, उसकी मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल कैसे हैंडल करना है, वो काम जो लोग करेंगे उन पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना पैसा खर्च हो जाएगा वो कॉस्ट लो होता है। तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके ऑपरेटिंग वाले फंक्शन में, उसके ऑपरेशंस में, उसके मैनेजमेंट और कंट्रोल में जो कॉस्ट लगेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे वो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक पर्सन को हायर करा एज अ मैनेजर, मिस्टर ए है वो मैनेजर बन गए, ठीक है। अब वो जो मिस्टर ए मैनेजर बन गए हैं उनको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का और कोई ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है,
उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्सन मिस्टर ए को हायर करा एज अ मैनेजर। अब वो ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर ए को सैलरी पे करेगी, ठीक है। सो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉस्ट हो रहा है कि उन्हें अपने मैनेजमेंट के लिए एक पर्सन को हायर करा एंड अब उस पर्सन को वो सैलरी पे कर रहे हैं। सो वो अमाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उस पर्सन के पास जा रही है। तो ये कॉस्ट होता है। जब आप बड़े क्लास में पढ़ोगे तो ये कॉस्ट के अंदर ये सब आएगा आपका, वो आप बाद में देखना। अभी ये बात है कि अगर आपने किसी को हायर करा अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने तो आप उसको सैलरी पे करोगे, वहाँ पे आपका कॉस्ट जा रहा है। कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये कॉस्ट जो जाएगा ये इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलेंगे। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होता है। लो क्यों होता है? बिकॉज पहली बात तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जिसकी जो मैनेजमेंट का काम होता है, उसके मैनेजमेंट का काम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वही देखते हैं। क्या दिया गया है कि सबसे पहले इसमें ये दिया गया है, जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं जो ये ऑनररी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो इसमें एलिमिनेशन मिडलमैन, आप इसमें पढ़ोगे मैनेजिंग कमेटी एक होती है, ठीक है। मैनेजिंग कमेटी आगे फॉर्मेशन आप देखोगे कि मैनेजिंग कमेटी बनती है जिसमें चेयरमैन और ये सब होते हैं, प्रेसिडेंट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सो ये लोग जो होते हैं, पहली बात तो ये ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑनररी सर्विसेज का मतलब होता है कि वो काम करेंगे, दे विल वर्क बट दे विल नॉट डिमांड एनी मनी। वो बिना पैसे के काम करेंगे, वो काम करेंगे लेकिन वो आपसे मनी नहीं लेंगे, ठीक है। वो फ्री में एक तरीके से काम करेंगे। उनको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत दे दिया जाता होगा, थोड़ा बहुत उन्हें पेमेंट दी जाती होगी, ऑब्वियसली वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन ये नहीं होता है कि वो सैलरी के लिए काम करें। वो आप वर्क करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में बट दे विल नॉट डिमांड मनी। उनको पैसा नहीं होगा। इसको ऑनररी सर्विस बोलते हैं कि वर्किंग विदाउट मनी, बिना पैसे के आप काम करो। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी बनती है, आगे आप देखोगे मैनेजिंग कमेटी क्या है, उस कमेटी के जो लोग हैं वो ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन पे ये सैलरी वाला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्सपेंस ही नहीं होता है, ये कॉस्ट इनका नहीं होता, वो लो होता है या फिर बहुत मिनिमल और नेग्लिजिबल अमाउंट वो लेते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो इसमें है, एक तो इनका ये काम हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी होती है, इसमें बैड डेट्स नहीं होते हैं। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स अभी जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जान लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली काम करती है, मतलब देखो आप कभी ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, ग्रोसरी स्टोर से आप सामान लेने जाओगे, देन वहाँ पे आपने सामान परचेज करा, कैश पे करा, काम खत्म, ठीक है। अब अगर आप उसी ग्रोसरी स्टोर में एक पेंसिल या कुछ लेकर आओ, अगर आप उनसे बोल दो कि देखिए मैंने आज ले ली, अभी मेरे पास मनी नहीं है, दूसरे दिन मेरे पापा आकर आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये क्या हुआ? आपने सामान तो ले लिया पर आपने पेमेंट नहीं करी। तो वो जो शॉपकीपर है जिससे आपने परचेज़ करा है उसके लिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, कैश का नहीं। बिकॉज उसने प्रोडक्ट तो आपको दे दिया बट आपने कैश नहीं पे करा है, आपने प्रोडक्ट लेकर चले गए एंड देन आपने कहा कि आप बाद में पेमेंट करोगे। सो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अब अगर आप दूसरे दिन पेमेंट नहीं करोगे तो वो अगर 10 रुपये की पेंसिल होगी तो 10 रुपये का उस इंसान को लॉस हो जाएगा। तो यही 10 रुपीज़ उस इंसान, उस जो शॉपकीपर है उसके लिए बैड डेट्स बन जाएंगे, ठीक है। दो आप पेमेंट कर दोगे, बट ऐसा होता है कि आपने ले लिया एंड देन आप पेमेंट नहीं कराते, तो क्या होगा कि उस शॉपकीपर के लिए वो बैड डेट हो जाएगा। ये चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली कैश में ही सारे ट्रांजैक्शन करती है, वो क्रेडिट वाली चीज़ करती नहीं है। अगर है तो अगर आप पेमेंट करोगे तभी तो आपको देगी, ठीक है। क्योंकि उसके जनरली ऑपरेशंस छोटे मोटे होते हैं, तो इसलिए उनका क्या होता है कि जनरली कैश का काम करते हैं, क्रेडिट वाली चीज़ नहीं करते, जिस वजह से उनको ये बैड डेट्स वाली चीज़ नहीं झेलनी पड़ती। बैड डेट्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें बस एक वर्ड यूज़ करा गया। तो ये इनका ये कि कैश ट्रांजैक्शंस की वजह से, कैश ट्रेडिंग की वजह से इनको बैड डेट्स झेलने नहीं पड़ते हैं। उसके बाद क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी होती है, इसके जो कस्टमर्स होते हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको प्रोवाइड करती है गुड्स, जिनको सेल करती है, उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही होते हैं। देखो सोसाइटी बनी क्यों थी? सोसाइटी बनी इसलिए थी कि वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करे, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड करा जाए, इसलिए सोसाइटी बनी थी। तो उन मेंबर्स को प्रोवाइड करने के लिए वही उनके कस्टमर हो गए, सोसाइटी उन्हीं के लिए काम कर रही है। तो जो मेंबर्स की कस्टमर्स हैं, मेंबर्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ओन कर रहे हैं वही कस्टमर हैं,
उन्हीं के लिए काम करा जा रहा है। देन एडवर्टाइजमेंट वाली जो चीज़ है आपकी, एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा या प्रमोशन करने में, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन तब करी जाती है जब आपको बता रहा हूँ किसी कस्टमर को कि हाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप ले लो आप ले लो, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी, जो आपके मेंबर्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, मिस्टर या मिस्टर भी जो भी है वही कस्टमर है, तो वो उन्हें क्या ज़रूरत है एडवर्टाइजमेंट की, बिकॉज उन्हें पता है उन्हें इसी सोसाइटी से वो चीज़, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस अवेल करनी है। तो इन चीज़ों की वजह से लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। पहला जो इसकी मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं वो ऑनरेडी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडली जो इसके कस्टमर्स होते हैं वो मेंबर्स ही होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो ही उस सोसाइटी के कस्टमर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये मेरिट ख़त्म होता है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ठीक है, अब हम देखते हैं देख रहे हैं चीपर एंड बेटर सप्लायर्स। चीपर एंड बेटर सप्लायर्स का क्या मतलब है? देखो इसमें ये दिया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो बेटर क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करती है चीपर रेट्स में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मेन एम था? मेन एम था सर्विस प्रोवाइड करना, ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम था। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देखो आपको जो एक एग्जांपल शुरुआत में दिया गया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर कंज्यूमर्स के लिए कोऑपरेटिव बनी तो वो क्या करेंगे, वो मिडिल मैन को हटाएंगे रास्ते से एंड वो बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेंगे एट चीपर रेट्स। तो यही आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेरिट है कि चीपर रेट्स पर गुड्स प्रोवाइड करेंगे एंड दे विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी। तो इनके सप्लाईज चीपर रेट के होते हैं एंड क्वालिटी बेटर होती है। तो ये एक मेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, बिकॉज मेन वो बनती इसलिए कि वो लोगों का वेलफेयर कर सके, इसका मेन मोटिव यही होता है। अब आपका आता है मेरिट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस करना। किसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जस्टिस करना अभी पता चलेगा। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, आपने ये पढ़ा था कि जब सरप्लस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में देन उसको जब डिवाइड करा जाता है लोगों में, देन ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, कितना ज़्यादा बिजनेस उसने करा है, कितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करा है उसने, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट्स दिए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि उस पर्सन ने कितना उसका शेयर कैपिटल, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, वो आपका डिविडेंड्स में निपट जाएगा। लेकिन मेन जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन वो ये देखेगी कि एक पर्टिकुलर मेंबर ने कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करे। अगर आपका इसमें देखा जाए वर्ड क्या मेन यूज़ हुआ है, देन वो ये है कि रिमेनिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ डीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल। डीलिंग क्या क्या करें उस इंडिविजुअल मेंबर ने, उस पर डिपेंड करता है। तो आपके काम को देखकर वो आपको प्रॉफिट्स में शेयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। क्योंकि अगर आप ये देखो किसी ने ज़्यादा शेयर कैपिटल प्रोवाइड करा है, जिसने साल भर काम अच्छे से नहीं करा है, बट बिकॉज उसने शेयर ज़्यादा प्रोवाइड करे, उन्होंने शेयर ज़्यादा खरीदे हैं, ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड करा है, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है, देन इट इज़ नॉट जस्टिस, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि अगर सेकेंड पर्सन है उसने ज़्यादा काम करा है बट शेयर कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन कम होने की वजह से उसको प्रॉफिट्स का शेयर कम मिल रहा है, तो ये गलत बात है। बिकॉज प्रॉफिट्स क्यों हो रहे, प्रॉफिट शेयर कैपिटल से हो रहे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपका ये भी डिपेंड कर रहा है कि साल भर काम क्या हुआ है, तो आपने साल भर क्या करा उससे आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ जस्टिफाइड एंड यही सही है कि आप ऐसे प्रोवाइड करो जिन्होंने ज़्यादा काम करा उनको ज़्यादा शेयर प्रोवाइड करो, काम के हिसाब से प्रोवाइड करो। तो यही चीज़ होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। देन इसमें क्या होता है, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये अपने सरप्लस का जो थोड़ा सा पार्ट है वो कहाँ पर रख देती है, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में रख देती है। इसमें टर्म यूज़ हुआ है, अभी तक जनरल रिजर्व यूज़ हो रहा था, अभी यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी होती है वो अपने सरप्लस का एक पार्ट रख देती है। क्या इसमें लिखा है कि स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स इज ट्रांसफर टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड विच इंक्रीजेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बढ़ जाती है। तो ये आपका था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये भी एक मेरिट है। देन आपका आता है, देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल इसमें एक्सप्लेन करने के लिए यही दिया है कि मेंबर हु हैज़ मेड ग्रेटर परचेजेस फ्रॉम द कोऑपरेटिव स्टोर will get a larger share in the profits even though his capital contribution may be small। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेरिट में, विच इज स्टेट पैट्रोनेज। दो टर्म्स हैं, स्टेट एंड पैट्रोनेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रोनेज? पैट्रोनेज का मतलब है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, सपोर्ट करना। एंड स्टेट आपकी क्या होती है? पहले ही बताया गया, स्टेट होती है आपकी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, सिंपल वर्ड से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा उनको प्रिविलेजेस देती है, एग्जेम्पशंस देती है। जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी को टैक्सेस और बहुत फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत सपोर्ट करती है, बहुत हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ग्रो करें। सोशल वेलफेयर का काम गवर्नमेंट का भी होता है, वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती है। सो दिस इज़ अ मेरिट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिलता है। अब आपका आ रहा है नेक्स्ट मेरिट, विच इज सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब यूजफुल। दो यूटिलिटी और यूजफुल अलग होता है, बट अभी के लिए ये समझो कि यूटिलिटी जो है मतलब यूजफुल, सोशली डिज़ायरेबल, या फिर आप डिज़ायरेबल भी बोल सकते हो। सोशल यूटिलिटी, सोशली मतलब सबके लिए अगर देखा जाए तो वो इसलिए है बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट प्रमोट्स पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करे। इनका जो काम है वो सोशल वेलफेयर के लिए हो रहा है। ये बहुत टाइप के इनके एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़ के फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से आप देख लो कि ये आप जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं इनके मेंबर्स को बेटर क्वालिटी गुड्स एट चीपर रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सब इनकी गुड क्वालिटीज़ हैं, गुड थिंग्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, कुछ भी आप बोले लो। तो इसलिए ये सोशल यूटिलिटी इनकी होती है, किसी को ये हार्म नहीं कर रही होती है, इनकी मोनोपोली नहीं होती, कंसंट्रेटेड नहीं होती है ये। जैसे कई कंपनीज़ क्या है, कुछ कंपनीज़ ने अपने मार्केट में एक वो कंसंट्रेट हो चुकी हैं, वो मेन उनकी मोनोपोली चलती है। जैसे कुछ अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करो, देन उसमें होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये पर्टिकुलर ब्रांड या ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो ही बेस्ट है, उसकी मोनोपोली बन जाती है। तो ये चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होती। उसमें क्या दिया गया आपके, यही है कि दे हैव टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू हैंड्स। कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं मेरिट्स क्या क्या थे एक बार फिर से देख लिया जाए। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, बहुत आसानी से फॉर्म हो जाती है। देन उसमें आपका था ओपन मेंबरशिप, कास्ट क्रीड रिलीजन नहीं देखा जाता, आप मेंबर बन सकते हो। देन लिमिटेड लाइबिलिटी होती है बिकॉज इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसी की वजह से नेक्स्ट मेरिट आता है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी एंड डेथ ऑफ अ मेंबर। देन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, वन मैन वन वोट का फीचर। देन इसमें आता है इंटरनल फाइनेंसिंग कैसे होता है, जनरल रिजर्व में ये फंड्स अपने कर देते हैं। देन उसके बाद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं बिकॉज इनके मेंबर्स जो होते हैं वही जो इनके मेंबर्स हैं वो ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो इनकी मैनेजिंग कमेटी है। दे वर्क विदाउट मनी, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो ही इनके कस्टमर्स भी होते हैं। सो इन्हें एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन जैसी चीज़ों में बहुत खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। देन चीपर एंड बेटर सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वही जितना आपने डीलिंग्स करी है, ट्रांजैक्शंस करी, उस हिसाब से आपको शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। एंड देन लास्ट इज स्टेट पैट्रोनेज, स्टेट पैट्रोनेज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एंड दिस सोशल यूटिलिटी होती है, इट इज़ यूजफुल, इट इज़ डिज़ायरेबल बाय सोसाइटी एंड इट इज़ गुड फॉर सोसाइटी। सो यहाँ पर हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके मेरिट्स खत्म हुए हैं। अब मेरिट्स के बाद हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। डीमेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? डीमेरिट्स अगर आप देखो, डीमेरिट्स का क्या मतलब है, डिसएडवांटेजेस हो गए, कॉन्स हो गए, बुरी चीज़ें नहीं। अच्छा एक चीज़ और,
ये मेरिट्स तो चलो होते ही हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और कई जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के आपने अभी तक पढ़े हैं। डीमेरिट्स जो होते हैं ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। मेरिट्स के साथ भी यही केस है कि वो प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें एकदम एक्यूरेट है कि हाँ ये मेरिट तो प्रेजेंट है, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी वाला वो तो रहेगा ही रहेगा, बट कुछ चीज़ें आपकी जैसे कि इधर उधर हो जाती है। सो ये एकदम प्रूवन नहीं है या एकदम एक्यूरेट नहीं है कि ऐसा ही होना है, बिकॉज रियल लाइफ और थ्योरी में बहुत फ़र्क होता है। सो डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स दे में भी प्रेजेंट, दे में नॉट भी प्रेजेंट। फर्स्ट डीमेरिट आपका होता है लिमिटेड कैपिटल का। ये क्यों बोलते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल की कमी पड़ जाती है, लिमिटेड होता है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स इनको होता है। देखो होता क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अभी आपने जो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट था उसमें पढ़ा था कि 1 मैन 1 वोट का फीचर है, एक आदमी का एक वोट होगा केवल, ठीक है। सो 1 मैन 1 वोट की वजह से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा शेयर नहीं परचेज करते, ज़्यादा कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें तो प्रॉफिट्स में शेयर की बात करो या आप वोट देने की बात करो, वोट हमारा एक ही रहना है। ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि हमने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है। कंपनी में ऐसा होता है कि आपने आपने कितने शेयर्स लिए हैं, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से आपकी वोटिंग राइट्स बढ़ जाती है, वोटिंग पावर बढ़ जाती है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो ऐसा कुछ है नहीं। सो उन्हें पता लगता है कि जब एक ही वोट है हमारा, तो क्यों ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, वोट तो हमारा एक ही रहना है केवल। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं सोचते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनको फंड्स की शॉर्टेज पड़ जाती है। तो 1 मैन 1 वोट की वजह से ही लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते कोऑपरेटिव में, देन उसको लिमिटेड कैपिटल की डीमेरिट झेलनी पड़ती है। सेकेंड डीमेरिट आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्या होती है? देखो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसकी मैनेजिंग कमेटी एक बनती है। क्या बनती है? मैनेजिंग कमेटी। ये मैनेजिंग कमेटी बनती है एंड ये जो कमेटी होती है ये ऑफिस बेरर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट ऑफिस जो होते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वही ऑफिस बेरर्स इनके होते हैं एंड दीज ऑफिस बेरर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं वही मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं एंड ये इलेक्ट होकर मैनेजिंग कमेटी इनके बनती है। ये पता था कि ये जो लोग होते हैं ये आपके क्या करते हैं, ये ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनररी सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दे आर वर्किंग विदाउट आस्किंग फॉर एनी मनी, जिसके वजह से इनका कोऑपरेटिव का मेरिट था लो ऑपरेटिंग कॉस्ट का, तो जब ये ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे देन वो क्या करेंगे, इनमें ज़्यादा इंसेंटिव नहीं रहेगा काम करने का, वो इतने एफिशिएंटली नहीं काम करेंगे, वो उनके एफर्ट्स लैकिंग कर जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। वो यही सोचेंगे कि जब हमको ज़्यादा मिलना ही नहीं है, मनी नहीं मिलना ज़्यादा, तो कॉमर्स में सब मनी रखेंगे, ठीक है। तो उनको जब है कि हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा देन हम इतना एफर्ट्स क्यों लगाए, तो वो स्लैकिंग कर जाते हैं और वो उतने अच्छे से कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज नहीं करते, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट थोड़ी स्लैकिंग हो जाती है, थोड़ी इनएफिशिएंट हो जाती है। सो दीज ऑफिस पे एंड दे, एक और चीज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें जो ये मैनेजर्स बनाए हैं मैनेजिंग कमेटी में, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते? बिकॉज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करें, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजर्स को सेलेक्ट करके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो काम करने को बोले, ठीक है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे एंड इसी के पहले आपने पढ़ा लिमिटेड कैपिटल होता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती है प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपने सोसाइटी में मैनेजमेंट का काम देखने के लिए एम्प्लॉय करना। ये आपका हो गया इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखो ये इसी से रिलेटेड, देखो सब रिलेटेड है, लिमिटेड कैपिटल से इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब आपका आ रहा है लैक ऑफ मोटिवेशन, वही जो भी बताया गया था, मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन इन्हीं में नहीं होता है, ठीक है। जो ऑलरेडी ऑफिस बेयरर्स होते हैं दे हैव वेरी लिटिल इंसेंटिव टू वर्क हार्ड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में इनको कोई डायरेक्ट लिंक दिखता ही नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड तो इनको उतना मिलता नहीं है जितना ये एफर्ट लगाएंगे, तो जितना इनको रिवॉर्ड मिलता है ऑलरेडी सर्विस देने का वो उतना ही केवल काम करते हैं, सो उनमें उतनी मोटिवेशन नहीं होती है।
ठीक है, मोटिवेशन नहीं है देन ये क्या कर सकते हैं, देखो दो कोऑपरेटिव का आपका क्या है मेन इसका मोटिव कि इसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, एथिक्स है, रूल्स मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करने हैं, बट देन टू क्या होता है जो इनके मैनेजर्स होते हैं ये फंड्स को मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ फंड्स वाली ये चीज़ कर सकते हैं, जो फंड्स हैं कोऑपरेटिव के उसको मिसयूज़ करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे एंड ज़्यादा उनमें मोटिवेशन इंसेंटिव नहीं होता है कोऑपरेटिव के लिए काम करने का। अब आपका आता है डीमेरिट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला आपने पढ़ा था फीचर में, और डिस्टिंक्शन कंपनी के साथ जब हुआ था तब भी आपने देखा था इसका कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट क्या, वही शेयर्स, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आपने पढ़ा था, ट्रांसफ़र इसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज अगर आप मेंबरशिप छोड़ना चाहते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी की, देन आप वो शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको वो शेयर सोसाइटी को वापस करने होंगे। ठीक है, आप वो शेयर सोसाइटी को वापस कर दो, आपको आपके शेयर्स का अगर आप पेमेंट आपने जितनी करी उस हिसाब से आपको दे देंगे, पेमेंट कर देंगे एंड देन आप जाओ, आपने सोसाइटी छोड़ दी। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ये एक डीमेरिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्या दिया गया है, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, मेंबर हु वांट्स टू क्विट द सोसाइटी हैज़ टू सबमिट हिज शेयर्स टू द सोसाइटी। अपना मनी वापस लेने के लिए उसको अपने शेयर सोसाइटी को वापस करने होते हैं। डीमेरिट कैसे है अभी वो अच्छे से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी का प्रोसेस आपको पूरा नहीं पता है अभी, ट्रांसफरेबिलिटी से कैसे क्या ट्रांसफ़र होता है आपको नहीं पता है। बस ये जान लो कि ये जो चीज़ है, फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये इसके लिए एक डीमेरिट होता है, मेंबर्स के लिए होता है जिन्होंने शेयर्स लिए होते हैं। अब आपका आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट्स जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो देखो होता है क्या, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की चीज़ें डिस्कशंस जो होती हैं वो डिस्कशन ओपनली होती है, सारे मेंबर्स के साथ में होती है एंड जो मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो, उनको एंटाइटल होता है, उनको ये राइट होता है कि वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स को चेक करें और उनके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। सो सबको सोसाइटी की बातें पता होती है, तो ये बात हो सकती है कि सीक्रेट नहीं बन सकता कुछ, बिकॉज मे बी मेंबर्स उन सीक्रेट्स को बाहर बता दे जाकर, कम बिजनेस सीक्रेट्स बाहर बता दे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, या फिर आप ये भी कह सकते हो सबको पता होती है उस सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, सब अकाउंट्स उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो सीक्रेट्स मेंटेन कर पाना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मुश्किल हो जाता है एंड सीक्रेट्स, ऑब्वियसली सीक्रेट्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर आप जैसे कंपनी देखो तो वो अपने बिजनेस लाइक प्राइवेट कंपनीज, तो उनके सीक्रेट्स नहीं पता होते, वो कैसे क्या उनका अकाउंट्स में क्या, किसी कोई ऐसे उनके अकाउंट्स को नहीं देख सकता प्राइवेट कंपनीज़ के, पब्लिक कंपनीज़ के ओपन होते हैं, बट मेन अकाउंट से आप बहुत सारे सीक्रेट्स बिजनेस के जान सकते हैं। बिजनेस सीक्रेट्स छुपे होने चाहिए, तो वो सीक्रेट ही बना रहना चाहिए, तो ये अच्छा रहता है उस बिज़नेस के लिए। बट कोऑपरेटिव में लैक ऑफ सीक्रेसी होती है बिकॉज उसके सारी चीज़ें जिसके जितने डिस्कशंस होते हैं वो ओपनली होते हैं और उनके मेंबर्स उनके अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन आपका आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत रहता है। अगर गवर्नमेंट इनको पैट्रोनेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे आपने देखा था मेरिट में स्टेट पैट्रोनेज, तो गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल भी करती है। रोज़ के काम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के डे टू डे वर्क में, समझ रहे हो, डे टू डे वर्क जो हो रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा लीगल बाउंडेशंस फॉर्मेलिटीज़ वो होती हैं जो इनको फुलफिल करनी पड़ती है। इनको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और इंस्पेक्शन वाला काम ये अकाउंट्स इनको और इनको ये रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ते हैं इनके रजिस्ट्रार को। किसको सबमिट करने पड़ते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनको इन्हें अपने रिकॉर्ड सबमिट करने होते हैं। इनका जो इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन का होता रहता है, चेकिंग होती रहती है। सो गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल भी बहुत करती है। अगर वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है सो गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल भी बहुत करती है। ये भी एक डीमेरिट है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि रोज़ आपको इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, रोज़ बाउंडेशंस और रूल्स आ जा रहे हैं बीच में। देन आपका आता है रिफ्ट अमंग मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्ट का मतलब यही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ये मेंबर्स में हो जाता है, रिफ्ट अमंग मेंबर्स हो जाएगा। बिकॉज जो सक्सेस होती है कोऑपरेटिव के, ये डिपेंड कर रही है मेंबर्स कितने लॉयल हैं, ठीक है, कितने लॉयल्टी है उनकी, और उन मेंबर्स के बीच में कैसा कोऑपरेशन है, वो कैसे कोऑपरेट करके काम करें, इस पर डिपेंड करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की सक्सेस, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं मैनेजिंग कमेटी में और मेंबर्स में, ठीक है।
जो मैनेजिंग कमेटी इनकी बनती है, जो मैनेजमेंट का काम देखें, जो उसके मेंबर्स, बाकी मेंबर्स जो है उनमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मेंबर्स कुछ चाहेंगे, मैनेजिंग कमेटी कुछ और डिसाइड करना चाहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल के चक्कर में, अपना बनाने के चक्कर में, कि सम मेंबर्स दे वांट टू डोमिनेट द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि वो डोमिनेट करे सोसाइटी काम को। ऐसा होता है, अगर कई सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो डिस्प्यूट्स तो होने ही है। सो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कोऑपरेशन उतना अच्छा नहीं रह पाता जितना होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम, डीमेरिट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में चलता ही रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे डीमेरिट्स हमारे एंड हो गए। अब जल्दी से बस सूटेबिलिटी बता दी जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सूटेबल कहाँ होती है। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सूटेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो कोऑपरेटिव्स इसलिए बनती है बिकॉज उन्हें अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करनी होती है सपोर्ट, ठीक है। म्यूचुअल हेल्प, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, म्यूचुअल सेल्फ हेल्प, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, इसका मोटो था। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली उन लोगों के लिए काम करते हैं जो अपने लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो सिंगल अपने लिए काम नहीं कर सकते, वो सारे लोग जिनको ज़रूरत है फंड्स की, किसी भी चीज़ की सपोर्ट की, वो मिलकर अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सूटेबिलिटी में दिया गया है, फर्स्ट आपका सूटेबिलिटी होती है मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। छोटे स्केल पर जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपना कोऑपरेटिव बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। वो कोऑपरेटिव बनाकर कर सकते हैं बिकॉज देन ज़्यादा लोग होंगे तो सपोर्ट ज़्यादा होगा, फंड ज़्यादा होंगे, ठीक है। देन स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, जो जिनका बिजनेस, जिनके फार्मर्स जो है उनका जो स्मॉल स्केल बिजनेस चल रहा है वो नहीं, अकेले इंडिविजुअल फार्मर नहीं वो कर पा रहा है, देन वो सारे फार्मर्स मिलकर कॉपरेशन में आके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर अपने सब बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं तो वो फार्मर्स मिलकर क्या करेंगे कि अच्छे, अगर उनको सीड्स चाहिए, गुड क्वालिटी सीड्स, देन पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ों को वो अरेंज कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलकर। देन हैंडीक्राफ्ट्स एंड रूरल आर्टिसंस, देखो ये सारी जो चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, रूरल आर्टिसंस हैं, इन सबको देखो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट पैट्रोनेज भी प्रोवाइड करा जाता है इनको। सो इट इज़ बेटर कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर अब सबके लिए बेनिफिट ले काम करें। तो इसीलिए इसका मोटिव है कि म्यूचुअल सेल्फ हेल्प, आप कोऑपरेटिव में आ रहे हो देन आपको सबके, खुद की भी हेल्प करनी है एंड सबकी भी हेल्प करनी है। तो ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, सबको एक दूसरे के लिए काम करना है कोऑपरेशन में। हाउस बिल्डिंग फॉर लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स, समझिएगा। कंज्यूमर्स हु वांट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइजेस, ये तो शुरू से बताया जा रहा है कि जिन कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए चीपर प्राइजेस में, फेयर प्राइजेस में, वो कोऑपरेटिव में आ सकते हैं। वो क्या करेंगे कि वो मिडलमैन को हटा देंगे, वो डायरेक्टली जाकर जिस प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा है, मैन्युफैक्चरर, उससे गुड परचेज़ करेंगे तो उसको सस्ता पड़ेगा। ये पूरा फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन है कि कैसे जो है प्राइस बढ़ जाता है बीच में जब मिडलमैन आ जाते हैं, जैसे होलसेलर और रिटेलर, उनके आने से प्राइस बढ़ जाता है। तो कंज्यूमर्स को गुड हमेशा ज़्यादा रेट पे परचेज़ करना पड़ता है। ये चीज़ हटाने के लिए कंज्यूमर्स अपनी कोऑपरेटिव बनाकर वो क्या करेंगे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, ठीक है। देन सेविंग्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मतलब लोन। देखो जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के पीपल हैं उनको लोन्स की ज़रूरत होती है, उनके पास जनरली बहुत ज़्यादा कैश और वो नहीं होता है, तो उनको लोन्स चाहिए, उनको सेविंग्स के लिए बैंक्स में जाना है। तो देखिए आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो इसीलिए होते हैं। रूरल लोगों को, जो रूरल पीपल हैं उन लोगों को फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, उन लोगों को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनते हैं। देन कलेक्टिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं आपकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है जिनका बिजनेस बहुत कम स्केल में होता है, उनको उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग क्या है मेन, अभी आप बस यही समझो कि बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग में, कि आपको गुड कैसे अपने कंज्यूमर तक पहुँचाना है, ठीक है, कैसे आपको समझना है, वो चीज़ें, मार्केटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में आपका वो आएगा। तो ये एक आप स्किल बोल सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका ये जो मार्केटिंग का प्रोसेस है, जैसे आपका एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस है, ऐसे मार्केटिंग का प्रोसेस जो है, इसको देखने के लिए, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन चीज़ों में सूटेबल होती है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके सूटेबिलिटी तक का एंड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन कैसे उसको बनाया जाएगा, एंड आगे जो भी आपका आएगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं आगे थोड़ी, तो उसको देखेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका खत्म हो जाएगा। अभी के लिए आप ये सब रिवाइज करो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड सूटेबिलिटी आप देखो, एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर।